सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम डेवलपमेंट है वो डिस्कस करने वाले हैं। यानी इस वीडियो के अंदर हम पूरा इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ लेंगे। तो इसे आप वन शॉट भी कह सकते हो या रिवीजन वीडियो भी कह सकते हो। इस वीडियो में हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, यानी एग्ज़ाम में जहाँ से पूछा जाता है या जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं वही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बाकी अगर किसी को और डिटेल में पढ़ना है तो लाइन बाय लाइन मैंने एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो बनाई है, क्लास 10 इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हो। यहाँ सिर्फ हम एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम में क्या चीज़ें आती हैं वही डिस्कस होंगी। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो बिलीव मी, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के एंड होते होते आपको ये पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। क्योंकि देखो, इस चैप्टर में समझने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं और रटने वाली चीज़ें कम हैं। एक बार वीडियो पूरी देख लोगे तो समझने वाला पार्ट सारा तैयार हो जाएगा, फिर जो याद करने वाली है उसको भी एक दो बार पढ़ लोगे तो वो भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेन चीज़ देखो, यहाँ यही सवाल उठता है कि डेवलपमेंट है क्या। वैसे आपसे डिफिनीशन नहीं पूछेगा क्योंकि यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है और इसे प्रॉपरली डिफाइन किया भी नहीं जा सकता। लेकिन एक थोड़ा सा आइडिया हम ले लेते हैं कि है क्या बेसिकली डेवलपमेंट। तो वो प्रोसेस जहाँ पर कोई इंसान हो सकता है या कोई चीज़ हो सकती है, वो ग्रो करती है या चेंज होती है इस तरह से कि वो और ज़्यादा एडवांस हो जाए। यानी किसी चीज़ के अंदर या किसी इंसान के अंदर कोई ऐसा बदलाव हो जो उसे पहले से और ज़्यादा बेहतर बना दे और एडवांस बना दे, उसी को हम डेवलपमेंट कहते हैं। इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें कि इस चैप्टर में हम डेवलपमेंट को किस सेंस में पढ़ेंगे। तो देखो, एक इंसान को क्या चाहिए, अगर वो चीज़ें उसको मिल रही हैं तो उसके लिए क्या होगा कि डेवलपमेंट हो रहा है। अगर वो चीज़ें जो उसको चाहिए नहीं मिल रही हैं तो वो कहेगा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। कुछ एग्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो सबके लिए कॉमन नहीं होता। हर आदमी का जो डेवलपमेंट गोल है, वो क्या चाह रहा है, वो अलग है। उसको वो मिलेगा तो कहेगा वो डेवलपमेंट हो रहा है। अब ये टेबल 1.1 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2019 में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, इस लैंडलेस रूरल लेबर से 2019 के दूसरे सेट में यहाँ से आया है। 2020 में टेबल वाला क्वेश्चन है, अभी मैं दिखा दूंगा आपको। तो मतलब यहाँ से समझ लो लपक के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अच्छे से आपको इसको तैयार करना है। तैयार क्या करना है, इसको बस समझ लेना है, बाकी आप अपने से ही कर ले जाओगे। यहाँ पर हम कुछ लोगों की बात करेंगे और उनके डेवलपमेंट गोल्स की बात करेंगे, या उनकी एस्पिरेशन, जो उनकी तमन्नाएं हैं, क्या वो चाहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला बंदा है लैंडलेस रूरल लेबर, यानी गांव वगैरह के इलाके में रहने वाला एक ऐसा मजदूर जिसके पास खुद की ज़मीन नहीं है। अब आप अपने आप को उसकी जगह रखो और सोचो कि उसको क्या चाहिए होगा। मान लो मैं एक मजदूर हूँ, मेरे पास ज़मीन नहीं है, तो मुझे क्या चाहिए होगा। वही सारी चीज़ें उसके डेवलपमेंट गोल्स होंगे। जैसे वो चाहेगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, क्योंकि ज़मीन नहीं, खेती तो कर नहीं सकता, वो कहीं मजदूरी ही करेगा। अब काम मिलेगा तभी उसको पैसा मिलेगा, तो वो चाहेगा ज़्यादा दिन काम मिले, और जो भी काम कर रहा है उसका बेटर वेजेस, यानी उसकी मजदूरी जो पैसा मिल रहा है वो अच्छा मिले। अब जो लोकल स्कूल है वहाँ पर उसके बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, समाज में उसके साथ कोई भेदभाव ना हो, क्योंकि गरीब आदमी के साथ भेदभाव होता है, उसे परेशान किया जाता है, तो ऐसा ना हो, और विलेज में वो लीडर बन सके। अब एग्जाम में आपको पूछेगा और 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको देखना है कि इस बंदे को क्या चीज़ें चाहिए होंगी। दूसरा किस बात कर लेते हैं, प्रॉस्पेरस फार्मर फ्रॉम पंजाब, यानी एक अमीर किसान की बात कर रहे हैं जो कि पंजाब से है, अमीर है, अच्छी खासी खेती है, अच्छा खासा पैसा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो, किसान है तो वो क्या चाहेगा कि उसकी फैमिली की इनकम ज़्यादा हो। कैसे ज़्यादा हो, हायर सपोर्ट प्राइस फॉर दियर क्रॉप्स, यानी उसकी जो फसल है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ क्रॉप्स पे, कुछ फसल पे MSP डिसाइड करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी गवर्नमेंट कहती है कि आप अपनी फसल लाओ, कम से कम इतने रुपए पे हम खरीद लेंगे। तो MSP जितना ज़्यादा होगा किसान को उतना ही फ़ायदा होगा। मान लो किसी क्रॉप का दाम गवर्नमेंट ने 20 रुपये लगाया, अगर उसका दाम 30 रुपये होता तो और ज़्यादा फ़ायदा होता, यानी जितना सपोर्ट प्राइस ज़्यादा होगा उतना ही फ़ायदा होगा। तो ये किसान चाहेगा कि उसका जो सपोर्ट प्राइस है वो ज़्यादा हो, जिससे उसकी फैमिली की इनकम ज़्यादा हो। अब बड़ा किसान है, बड़ी ज़मीन होगी, तो वो कुछ मजदूर वगैरह रखेगा, तो वो चाहेगा लेबर ऐसे हो जो मेहनती हो, हार्ड वर्किंग हो और सस्ते में मिल जाए। और ये फार्मर क्या चाहेगा कि उसके जो बच्चे हैं वो बाहर सेटल हो सके दूसरे कंट्री में। ठीक है, अब ये तीसरा और भी मैंने देखो डिटेल वाली वीडियो में सब कराया है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वही हम देख रहे हैं। बाकी किसी का भी पूछ सकता है, वो कोई भी बंदे का केस दे सकता है और कह दे कि बताओ इसके डेवलपमेंट गोल क्या हो सकते हैं। अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, यानी शहर में रहने वाला एक परिवार है, उसी से बिलोंग करती है एक लड़की, वो मतलब फैमिली रिच है, अमीर है, तो वो क्या चाहेगी। तो देखो, सबसे पहली चीज़ उसको ये चाहिए होगी कि जितनी आज़ादी उसके भाई को मिली है उसको भी मिल सके, उसको मिलनी चाहिए।
और उसे लाइफ में क्या करना है वो डिसाइड कर सके, उसको आज़ादी होनी चाहिए और हम भी जाकर बाहर कंट्री में पढ़ाई कर सके। ये इसके डेवलपमेंट गोल हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो 2020 में यहाँ से क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हो। ये ऐसे मैच द कॉलम वाला आपको दे दिया था, इसमें बताना था कि कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर पेयरिंग आपको की गई, जैसे पहला वाला बताऊँ लैंडलेस रूरल लेबर, तो उसको क्या चाहिए होगा, ज़्यादा काम मिले, बेटर वेजेस मिले। तो ऐसा क्वेश्चन था, सबका मैच कराना था कि कौन सा मैचिंग वाला गलत है। ठीक है, तो हमने ये देखा अलग अलग तरीके के लोगों को अलग अलग चीज़ें चाहिए, किसी को कुछ चाहिए तो किसी को कुछ। हर किसी को वो चीज़ चाहिए जो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भैया हमको ये चीज़ चाहिए, अगर ये मिल रही है तो हम कहेंगे हाँ डेवलपमेंट हो रहा है, अगर नहीं मिल रही है तो हम कहेंगे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। यानी ऐसी चीज़ें जो उनकी एस्पिरेशंस को, जो उनकी तमन्नाएं हैं और उनकी जो डिज़ायर्स हैं, उनकी जो चाहत है वो पूरी कर रही है, वही उस बंदे का डेवलपमेंट गोल होगा। आप अक्सर लोगों को सुनते होंगे आपस से बात करते हुए, एक कहता होगा कि डेवलपमेंट हो रहा है क्योंकि ये चीज़ें हुई हैं, दूसरा बंदा कहेगा अरे यार डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा देश में क्योंकि ये चीज़ें नहीं हुई। तो दोनों बंदे, एक बंदा कह रहा है हो रही है, डेवलपमेंट हुआ है, दूसरा कह रहा है नहीं हुआ। इसका मतलब दोनों के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग होगा। जो कह रहा है डेवलपमेंट हुआ है उसके हिसाब से बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो उसको चाहिए थी। जिसने कहा डेवलपमेंट नहीं हुआ उसके लिए कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो होनी चाहिए थी, नहीं हुई, इसीलिए वो कह रहा है डेवलपमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये बात तो समझ गए कि अलग अलग लोगों के डेवलपमेंट गोल अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके डेवलपमेंट गोल कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग का मतलब विरोधी, यानी ऐसे डेवलपमेंट गोल जो आपस में टकरा रहे हों, यानी एक बंदे को तो वो फायदा कर रहे हो, दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो वो कैसे होंगे, कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल। एक एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ है, जैसे गर्ल है वो ये चाहेगी कि उसको उतनी ही आज़ादी और अपॉर्चुनिटी मिले जितना उसको भाई को मिले, तो भाई ये तो ठीक है, उसका डेवलपमेंट गोल है। लेकिन ये चीज़ एक और वो डिमांड कर रही है कि ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क, यानी मेरा भाई मेरे घर के कामों में भी हाथ बटाए। तो ये चीज़ तो भाई को पसंद नहीं आएगी, वो कहेगा ठीक है तुमको जो चाहिए वो अलग बात है, लेकिन हम घर का काम नहीं करेंगे। तो अगर इसका भाई घर का काम करेगा तो इस गर्ल को फ़ायदा होगा, ये इसका डेवलपमेंट गोल है। लेकिन यही इसका डेवलपमेंट गोल उसके भाई के लिए नुकसानदेह है क्योंकि उसे अब घर का काम करना पड़ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल और यहाँ पर लिया गया है इंडस्ट्रियलिस्ट का, जो इंडस्ट्री वाले हैं वो, उनको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, बिजली की ज़रूरत है, तो वो चाहेंगे डैम्स बने। अब डैम बनने से क्या होता है, जैसे रिवर फ्लो कर रही है, यहाँ हमने डैम बना लिया, एक दीवार जैसा बना दिया, तो होगा क्या, पानी आगे नहीं जा पाता। उस केस में पानी चारों तरफ फैलता है, अब आसपास जो भी गांव वगैरह है वो सब डूब जाते हैं। तो डैम बनने की वजह से बिजली बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, तो इंडस्ट्री वालों को तो फ़ायदा होगा, लेकिन वहाँ जो आसपास रह रहे हैं उनकी ज़मीन डूब जाएगी। इस तरह से वहाँ के लोग नहीं चाहेंगे कि डैम बने। तो डैम का बनना एक लोग को फ़ायदा पहुँचा रहा है, दूसरे को नुकसान पहुँचा रहा है। तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि ये कैसे डेवलपमेंट गोल है, यानी गोल तो एक ही है, डैम का बनना या ना बनना, लेकिन एक को फ़ायदा पहुँचा रहा है, दूसरे को नुकसान पहुँचा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं अलग अलग लोगों के जो डेवलपमेंट गोल हैं वो अलग हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अलग हो, लेकिन हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं बट अलग भी हो सकते हैं। एक के लिए जो चीज़ डेवलपमेंट हो, ऐसा हो सकता है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो, और ऐसा भी हो सकता है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो, यानी नुकसानदेह हो। दो हमने केस देखा, ये गर्ल वाला, ये डैम वाला। तो सारे तरीके के डेवलपमेंट गोल हम अगर देखें, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, लेकिन एक चीज़ हमको कॉमन मिलेगी। एक क्या, कुछ चीज़ें जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मोर इनकम। हर किसी को पैसा चाहिए, और कैसा पैसा चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए। लेकिन सिर्फ पैसा ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि और भी चीज़ें आपको चाहिए पैसे के अलावा। पैसा तो चाहिए, उसके अलावा जैसे इक्वल ट्रीटमेंट, आपके साथ बराबरी का मामला हो, कोई भेदभाव ना हो, आज़ादी आपको हो, सिक्योरिटी आपको हो, और दूसरों से आपको रिस्पेक्ट मिले। ये भी चीज़ तो इंसान चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसा दे दो, भले ही जो हो देखा जाएगा, और भी चीज़ें देखोगे। आज़ादी होनी चाहिए, सिक्योरिटी नहीं है, आपकी जान पे खतरा है, पैसा लेके क्या करोगे। तो ये चीज़ें भी इंसान को चाहिए होती हैं। तो देखो, जो मेन टर्मिनोलॉजी है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वहाँ एग्जाम में कन्फ्यूज़न ना हो। मटेरियल गुड्स क्या होते हैं, वो चीज़ें, या मटेरियल गुड्स कह दे या मटेरियल थिंग्स, बात एक ही है। तो ये दोनों क्या होते हैं, ऐसी चीज़ें जो किसी मटेरियल की बनी हो। जैसे आपका मनी है, पैसा क्या है, एक मटेरियल चीज़ है जिसे आप छू सकते हो, उसका कुछ वज़न होगा, उसकी कुछ साइज़ होगा। लैंड हो गई, ज़मीन हो गई, घर हो गया, कार हो गई, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो किसी मटेरियल की बनी होती है वो मटेरियल गुड्स या मटेरियल थिंग्स कहलाती हैं। एक होता है नॉन मटेरियल थिंग, जो किसी मटेरियल का नहीं बना है, उसे आप टच नहीं कर सकते, उसे आप मेज़र नहीं कर सकते। जैसे आपका यहाँ पर एग्जाम्पल दिया होगा, कहाँ गया, फ्रेंडशिप, दोस्ती। दोस्ती कोई मटेरियल नहीं है, बल्कि किस में आएगी, नॉन मटेरियल चीज़ें में।
इसे आप छू नहीं सकते, इसे आप मेजर नहीं कर सकते कि हाँ मेरी किसी से कितनी दोस्ती है, कितने केजी की दोस्ती है, कितने मीटर सेंटीमीटर की दोस्ती, ये मेजर नहीं कर सकते। तो नॉन मटेरियल चीज़ें क्या होती हैं, वो आसानी से मेजर नहीं हो सकती और मोस्ट ऑफ द केस आप मेजर कर नहीं सकते। लेकिन मटेरियल चीज़ें तो आदमी को चाहिए, पैसा चाहिए, घर चाहिए, ज़मीन गाड़ी चाहिए, लेकिन नॉन मटेरियल चीज़ें भी इंसान को चाहिए। अब नॉन मटेरियल में और भी एग्जाम्पल जो अभी हमने देखा, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये सब क्या है, नॉन मटेरियल चीज़ें हैं जो इंसान को चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है जॉब का, कि मान लो आपको कहीं जॉब मिलती है तो इनकम तो आप देखोगे ही, लेकिन उसके अलावा और भी चीज़ें देखोगे। मतलब सैलरी देखो कितना पैसा मिल रहा है, ये देखोगे कि आपकी फैमिली की फैसिलिटी क्या मिलेगी, वहाँ जहाँ काम करना है उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, कितना सीखने को मिलेगा, सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ें भी आप देखोगे। अब मान लो कोई जॉब है, वहाँ पर आपको पैसा कम मिल रहा है, लेकिन आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, यानी परमानेंट नौकरी आपकी लग गई है, तो आपको एक सिक्योरिटी से रहती है कि भाई हमारी परमानेंट जॉब लग गई है, हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पैसा भले ही कम मिल रहा है। लेकिन दूसरी जॉब है जहाँ पैसा तो ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, कभी भी निकाला जा सकता है, और इतना ज़्यादा काम कराया जा रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब वर्क टाइम है कि आप फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो। तो इस तरह से एक तो जॉब आपकी सिक्योर नहीं है, दूसरा आपको आज़ादी नहीं है। तो क्या करोगे, आप कहोगे यार थोड़ा पैसा कम ही मिल जाए, लेकिन कम से कम और फैसिलिटी तो मिल रही है। तो जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मिक्स ऑफ गोल देखते हैं, मतलब एक चीज़ नहीं देखते सिर्फ पैसा, और भी चीज़ें देखते हैं। पैसा हो गया, सिक्योरिटी हो गया, फ्रीडम हो गया, ये सारी चीज़ें भी हम देखते हैं। अब यहाँ देखो एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि कह रहा है कि वाई डू डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशन ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट को लेकर अलग अलग लोगों की सोच अलग क्यों है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही आपको बताना है। बिकॉज पीपल आर डिफरेंट, लोग डिफरेंट हैं, तो भाई लोग तो डिफरेंट है ही है। चाहे ट्विन ब्रदर या ट्विन सिस्टर की बात कर लो, यानी जुड़वा भाई या जुड़वा बहन की बात कर लो, उनके अंदर भी कुछ डिफरेंसेस आपको मिल जाएंगे, चाहे उनकी सोच में ही क्यों ना हो, उनके बिहेवियर में क्यों ना हो। तो लोग तो डिफरेंट हैं, लेकिन डेवलपमेंट गोल लोगों के डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि इनकी सिचुएशन अलग है। अगर आपसे पूछूं कि आपको क्या चाहिए, तो अभी आप कहोगे कि पेपर इजी आ जाए, अच्छे मार्क्स मिल जाएं, टाइम से मेरा पेपर कंप्लीट हो जाए। ये सारी चीज़ें आपके डेवलपमेंट गोल होंगे। क्यों है, क्योंकि आप उस सिचुएशन में हो कि आपका एग्जाम है। अब मेरे ये डेवलपमेंट गोल नहीं होंगे। अगर आप मुझसे पूछोगे मुझे क्या चाहिए, तो मैं नहीं कहूँगा मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएं, क्योंकि मेरा एग्जाम नहीं है, मेरी सिचुएशन अलग है। आप एग्जाम वाली सिचुएशन में हो, तो सिचुएशन लोगों की अलग है, इसीलिए उनके डेवलपमेंट गोल्स भी अलग हैं। तो अभी तो हमने इंडिविजुअल डेवलपमेंट के बारे में बात की कि हर आदमी अपने बारे में उसके डेवलपमेंट गोल क्या है। लेकिन अगर देश की बात हो, यानी एक क्वेश्चन अभी जो हमने देखा था वो इस बारे में था, अगर मान लो किसी से आप पूछो कि बताओ तुमको क्या चाहिए, तो वो बताएगा ये चीज़ चाहिए, तो वो उसके डेवलपमेंट गोल हो जाएंगे। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि बताओ देश को डेवलप होने के लिए क्या चाहिए, क्या चीज़ देश के अंदर हो कि देश का डेवलपमेंट हो, तो फिर वो अलग अलग चीज़ें बताएगा कि देश के अंदर फैक्ट्री लगनी चाहिए, जॉब मिलनी चाहिए और महंगाई कम होनी चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेगा। तो यहाँ नेशनल डेवलपमेंट की हम बारे में बात करते हैं। जिस तरह से अलग अलग लोगों के जो डेवलपमेंट गोल हैं वो अलग हो सकते हैं और कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं, इसी तरह से देश के बारे में बात करें तो वहाँ पर भी लोगों की जो सोच है कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में वो भी अलग हो सकती है और वो भी कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बंदा कहेगा कि देश का डेवलपमेंट हुआ है क्योंकि ये चीज़ें हुई हैं, दूसरा बंदा कहेगा देश का डेवलपमेंट नहीं हुआ, विकास हो ही नहीं रहा है क्योंकि ये चीज़ें नहीं हुई हैं। तो देश के बारे में भी लोगों की अलग अलग सोच है। अब सवाल ये उठता है कि अलग अलग कंट्री को हम कंपेयर कैसे करेंगे, या कंट्री ले लो, स्टेट ले लो, कि अलग स्टेट को हम कंपेयर कैसे करेंगे कि कौन सा कंट्री डेवलप्ड है, कौन सा अंडर डेवलप्ड है। अंडर डेवलप्ड का मतलब अभी डेवलप नहीं हुआ है, और एक तीसरा भी होता है डेवलपिंग, यानी एक तो वो कंट्री है जो डेवलप हो चुके हैं, एक वो जो डेवलप नहीं हुए हैं, और एक तीसरे जो डेवलप अभी हो रहे हैं, आगे चल के वो भी डेवलप हो जाएंगे। तो कैसे हम डिसाइड करते हैं कौन सा कंट्री, कौन सा स्टेट डेवलप्ड है। यानी जब हम कंट्री को कंपेयर करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, उनकी इनकम। और सारी चीज़ें भी आगे देखेंगे। यहाँ हम इनकम के बारे में बात करते हैं कि कंट्री को बेसिकली हम इनकम के बेसिस पे देखेंगे। तो इनकम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब विशेषताएं, क्वालिटी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है कि उस कंट्री की इनकम देखेंगे। जिस कंट्री की इनकम जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा हम उसे डेवलप कहेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है इनकम कैसे कैलकुलेट करोगे। भाई मेरी कितनी सैलरी है मैं तो कैलकुलेट कर लूँगा, लेकिन पूरे देश की क्या इनकम है, पूरा देश कितना कमा रहा है, वो कैसे कैलकुलेट करोगे। सिंपल है, इनकम ऑफ द कंट्री इज द टोटल इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। यानी पूरे देश के अंदर जितने लोग रह रहे हैं वो जितना कमा रहे हैं सबको जोड़ लो, वही टोटल इनकम हो गया कंट्री की। ठीक है, ये टोटल इनकम हो गया। लेकिन क्या टोटल इनकम काफ़ी है, सही रहेगा टोटल इनकम?
क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अलग अलग कंट्री की पॉपुलेशन अलग है। अब मान लो कोई कंट्री है, वहाँ 10 लोग रहते हैं, इनकी टोटल इनकम कितनी है, 100 है। वहीं दूसरा कंट्री है, वहाँ पर 2 ही लोग रहते हैं, इनकी टोटल इनकम 50 है। तो आप क्या कहोगे, ये 100 वाली इनकम ज़्यादा है, मतलब ये वाला कंट्री ज़्यादा डेवलप है। लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा है। तो एक दूसरी चीज़ हमने की कि नहीं, टोटल इनकम नहीं करेंगे, एक काम करते हैं, एवरेज इनकम हम कैलकुलेट करते हैं। ये क्या होता है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। यानी अगर हमको इस वाले, इसको हम नाम दे देते हैं ए और ये बी, ठीक है। टोटल इनकम तो हमने देख ली, इसकी 100 है, उसकी 50। एवरेज इनकम कैसे निकालेंगे, टोटल इनकम हमने लिख दिया जो कि 100 थी, और पॉपुलेशन यानी कितने लोग रहते हैं, 10 लोग, तो इसको हम कर दिए, डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 10 आ जाएगी। यानी ए की जो एवरेज इनकम है वो 10 आ गई। इसी तरह बी की देखेंगे, बी में टोटल इनकम कितनी है, 50 है। कितने लोग रहते हैं, 2 लोग रहते हैं, इसको डिवाइड करोगे तो 25 आ जाएगा। यानी पहले हमने देखा था जब टोटल इनकम की तो यहाँ 100 थी, तो हमने कह दिया था ए की ज़्यादा है। लेकिन जब एवरेज इनकम की बात की तो देखा एवरेज इनकम इस बी की ज़्यादा है, यानी हर बंदे को 25 रुपये मिल रहा है। तो हर बंदे के हिसाब से तो इनकम ज़्यादा हो गई ना। तो कहा ये टोटल इनकम वाला सही नहीं है, एवरेज इनकम ज़्यादा सही है, क्योंकि इससे हमको ये पता चल जाता है कि पर पर्सन कितना पैसा मिल रहा है। इस एवरेज इनकम को पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। अब आपका एक वर्ल्ड बैंक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है। उस रिपोर्ट के अंदर वो ये बताता है कि कौन से कंट्री रिच हैं और कौन से कंट्री लो इनकम वाले हैं। अब इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपको याद रखने की है वो ये है कि इंडिया किस में आता है, रिच में आता है या लो इनकम में आता है। तो हमारा इन दोनों में नहीं आता, बल्कि इनके बीच में आता है, लो मिडिल इनकम कंट्री। ठीक है, याद रखना, लो मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर आता है हमारा इंडिया। तो जो रिच कंट्री होंगे उनको हम डेवलप कंट्री कहेंगे, और जो लो इनकम कंट्री होंगे उन्हें हम अंडर डेवलप या नॉट डेवलप कहेंगे। ठीक है, हमारा कंट्री इंडिया बीच में आता है, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, डेवलपिंग, यानी डेवलप हो रहा है। अब एवरेज इनकम तो हमने देख लिया कि कंपेयर करते हैं, लेकिन इसकी भी कुछ कमियां हैं। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ डिस्पैरिटीज़ हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ खराबियां हैं। क्या खराबी है, एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। यहाँ पर आपको टेबल दिया गया है जहाँ 2 कंट्री को कंपेयर किया गया है, कंट्री ए कंट्री बी। कितने लोग रहते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 लोग रहते हैं। ये पॉपुलेशन हमारी आ गई, दोनों ही कंट्री में पॉपुलेशन बराबर है। अब यहाँ पर इनकम लिखी हुई है, कंट्री ए के अंदर पहला वाला बंदा 9500 इस तरफ आता है। अच्छा, एवरेज इनकम हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इन सब को जोड़ लेंगे और जितनी टोटल पॉपुलेशन है, कितने हैं, 5 लोग हैं, उससे डिवाइड कर देंगे। यानी 9500 ये पूरा ऐड कर लेना। ऐड करके जब हम डिवाइड करेंगे तो मैं डायरेक्ट यहाँ वैल्यू लिखता हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है। मैंने जब डिटेल में एक्सप्लेन किया तो वहाँ कैलकुलेट करके दिखाया था। बस इतना समझो कि इन सब को जोड़ना है, सारी इनकम को, और क्योंकि 5 लोग रहते हैं तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो वही एवरेज इनकम आएगी। तो यहाँ एवरेज इनकम आएगी 10,000। ठीक है, K for 1000 होता है। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप जोड़ोगे इन सबको और 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ भी 10,000 आएगी। तो आप कहोगे दोनों की एवरेज इनकम बराबर है। अब हमने कहा था कि एवरेज इनकम से हम कंपेयर करेंगे कौन सा कंट्री बेस्ट है और कौन सा नहीं, लेकिन यहाँ तो दोनों कंट्री की एवरेज इनकम बराबर आ गई। अब कैसे बताओगे कौन सा कंट्री बेस्ट है? तो भैया पंगा यहाँ पर ये है कि ए वाले कंट्री की बात करो तो यहाँ इनकम लगभग सबकी बराबर है, 9500, 10,500, 9,800, 10,000, 10,200, इनकम इनकी लगभग आसपास बराबर है। कंट्री बी का देखो, यहाँ पर क्या है, 4 लोग तो भैया बेचारे 500 कमा रहे हैं और एक बिल्कुल अमीर 48,000। यानी इस कंट्री की बात करें बी वाले की, तो इस कंट्री में ज़्यादातर लोग यानी 4 लोग तो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं और एक बहुत ही ज़्यादा अमीर है। यानी एवरेज इनकम भले ही बराबर है, लेकिन ए के अंदर मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी पैसा बराबर बराबर बटा हुआ है, लगभग सैलरी सबकी बराबर है। लेकिन बी के अंदर ऐसी बात नहीं है। तो एवरेज इनकम की यही खराबी है, दोनों की एवरेज इनकम तो बराबर थी, लेकिन बी वालों की कंडीशन अच्छी नहीं है, बस एक ही अमीर है, बाकी सब गरीब है। तो एवरेज इनकम आपको यह नहीं बताती, डज नॉट टेल अस हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल, यानी वो पैसा जो आप कैलकुलेट कर रहे हो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, किसको कितना मिला है, ये नहीं बताती। यहाँ से आपका कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, सैम्पल पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने करा है, आपने देखा होगा। अब बात कर लेते हैं इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। पैसा तो भैया देखते ही हैं, पैसे के साथ और भी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं वो भी देखी जाती हैं, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसे हमने पहले भी देख लिया, सिक्योरिटी हो गया, दूसरों से जो सम्मान मिलना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए पैसे के अलावा। इसी तरह से जब हम देश के बारे में बात करते हैं तो कंट्री की जो एवरेज इनकम है उसके साथ साथ और भी चीज़ें हम देखते हैं, क्योंकि हमने देख लिया एवरेज इनकम काफ़ी नहीं है कंट्री को कंपेयर करने के लिए,
वो क्या है, देखो यहाँ पर जो टेबल दिया है इसकी वैल्यू आपको नहीं याद रखनी, बस समझना है इसको। यहाँ पर आप देख के कह सकते हो कि हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है वो ज़्यादा है, यानी हरियाणा वाले ज़्यादा अमीर हैं। तो आप कहोगे यार ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा अमीर है, मतलब इनकी तो लाइफ बढ़िया चल रही होगी। लेकिन अभी रुको ज़रा और चीज़ें देख लो। तो हरियाणा का हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है इन तीनों में जो हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हम फटाक से कह देंगे कि हरियाणा ज़्यादा डेवलप्ड है और बिहार की जो इनकम है वो कम है, तो हम कह देंगे वो लीस्ट डेवलप है। लेकिन ऐसे डिसाइड नहीं होता, और भी चीज़ें देख लो ज़रा। अब यहाँ आ जाती है कुछ डिफिनीशंस जो आपको याद होनी चाहिए, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR। आपसे पूछ लिया IMR क्या है, तो आप कहोगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या होता है यहाँ, देखो जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें से ये देखा जाता है कितने बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल से पहले जिनकी डेथ हो जा रही है, यानी पैदा हुए और 1 साल के अभी हुए नहीं थे उससे पहले उनकी डेथ हो जा रही है। तो 1000 बच्चों में ऐसे कितने बच्चे हैं। अब टोटल मान लो किसी जगह पर 2000 बच्चे पैदा हुए और वहाँ पर 60 बच्चों की 1 साल से पहले डेथ हो गई, तो हम ये देखेंगे 2000 में 60 तो 1000 में कितने, तो कितना आएगा, इसको हाफ कर दोगे 30 आ जाएगा, यानी 1000 में 30 बच्चे मर रहे हैं। तो ये 30 क्या होगा आपका IMR, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। देख सकते हो हरियाणा का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, 30 है। तो हरियाणा की पर कैपिटा इनकम भले ही ज़्यादा थी लेकिन यहाँ बच्चे ज़्यादा मर रहे हैं, इसका मतलब हेल्थ फैसिलिटी यहाँ अच्छी नहीं है। केरला की बात करें तो हरियाणा के कंपैरिजन में तो कम है, लेकिन यहाँ बच्चे कम मर रहे हैं, यानी केरला के अंदर हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है। और चीज़ें देख लो, लिटरेसी रेट आपको पूछ लेगा बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन। क्या होता है ये, कितने लिटरेट पॉपुलेशन है, ये किस में निकाला जाता है, पहली बात परसेंट में निकाला जाता है, इसकी वैल्यू परसेंट में रहेगी। लिटरेट पॉपुलेशन का मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो लिखना पढ़ना जानते हैं। यहाँ एज ग्रुप भी दे दिया है, किनको हम देखेंगे, वो लोग जो 7 साल के हैं या 7 साल के ज़्यादा, ऐसे जितने लोग हैं वो देख लेंगे, और उनमें से कितने लोग पढ़े लिखे हैं, लिखना पढ़ना जानते हैं, उन्हीं का रेशियो हम निकाल लेंगे, वही वैल्यू आती है। ठीक है, तो लिटरेसी रेट यही हो गया कि एक तो हम टोटल लिख देंगे कितने लोग हैं 7 साल या उससे ज़्यादा में, और कितने लिटरेट हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, लिटरेट वाले ऊपर लिख देंगे। तो ये जो वैल्यू आएगी उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंट में आ जाएगा। अब फिर देखो यहाँ पर भी केरला टॉप करता है, यहाँ ज़्यादा लिटरेट लोग हैं 94%। नेट अटेंडेंस रेशियो की बात कर लो तो ये क्या होता है, कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं। यहाँ पर भी एज ग्रुप आपको दी है, 14 साल और 15 साल के जितने बच्चे हैं उनकी लिस्ट बना लो कितने हैं और कितने स्कूल अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, अटेंडिंग स्कूल, इसकी वैल्यू भी आपकी परसेंटेज में रहती है, यानी टोटल वो बच्चे जो 14 साल या 15 साल के हैं वो लिख लो, और कितने स्कूल जा रहे हैं 14-15 साल के बच्चे वो लिख के 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर भी केरला टॉप करता है, यहाँ पर भी ज़्यादा बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो हरियाणा की इनकम भले ही ज़्यादा थी केरला से, लेकिन बाकी सब चीज़ों में केरला टॉप पे है। इसका मतलब सिर्फ इनकम ही काफ़ी नहीं है, ये बताता है पैसा किस तरह से खर्च किया गया है। हरियाणा में लोग अमीर ज़रूर हैं लेकिन पैसा सही जगह इस्तेमाल नहीं हुआ, वहीं केरल में इस्तेमाल हुआ है। तो यही चीज़ें यहाँ पर इस पैराग्राफ में कही गई जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पब्लिक फैसिलिटी की बात कर लेते हैं, लोगों को क्या सुविधा मिलेगी। तो देखो सीधी सी बात है, पैसा आपकी जेब में हो तो आप हर चीज़ नहीं खरीद सकते। ठीक है, हर चीज़ हर सर्विस हासिल नहीं कर सकते जो कि इंसान को ज़रूरत है। जैसे आपके पास बहुत पैसा है लेकिन पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं कर सकते, आप बाहर जाओगे ही पोल्यूशन है ही है, ऐसा नहीं कि पैसे से पोल्यूशन खत्म कर दोगे। या अगर आपके एरिया में मिलावटी दवा मिल रही है, नकली दवाएं मिल रही हैं, तो पैसा देके आप उसे नहीं खत्म कर सकते। आप तो पैसा भले ही पूरा देकर आओगे और ज़्यादा ही देके आओगे, लेकिन अगला बंदा आपको मिलावटी दवा दे दिया तो आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। इस तरह कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गई जैसे कोरोना वगैरह फैल गया, तो पैसे से क्या बच सकते हो, नहीं कर सकते। जब तक कि आप पूरी सोसाइटी, यानी यहाँ पर इस टॉपिक में ये समझाया जा रहा है कि एक बंदा नहीं, पूरी सोसाइटी को बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मिलती हैं, मिलेगी तो पूरी सोसाइटी को मिलेगी, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगी। तो ये कह रहा है सबसे बढ़िया तरीका और सबसे सस्ता यही है कि वो चीज़ें कलेक्टिवली दे दी जाए, मतलब पूरी सोसाइटी को मिल जाए। तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है, गवर्नमेंट की, कि वो प्रोवाइड करे। जैसे मान लो आपके एरिया में अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, तो आपके पास भले ही बहुत पैसा है लेकिन खाली आपके लिए तो हॉस्पिटल नहीं खुलेगा ना। अगर हॉस्पिटल ओपन होगा तो पूरी सोसाइटी के लिए, उस पूरे एरिया के लिए होगा। तो ये जिम्मेदारी बेसिकली गवर्नमेंट की होती है या फिर पूरी सोसाइटी की होती है कि वो कलेक्टिवली चीज़ों को, यानी सबके लिए प्रोवाइड होनी चाहिए। अगर आपके एरिया में अच्छा स्कूल नहीं है तो पैसे से आप अच्छे स्कूल नहीं भेज सकते, या तो आपको दूसरे एरिया जाना पड़ेगा, दूसरे एरिया के अंदर भेजना पड़ेगा, लेकिन अपने एरिया के अंदर खाली आपके लिए स्कूल खुल जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जिम्मेदारी बेसिकली गवर्नमेंट और सोसाइटी की होती है कि ये जो फैसिलिटीज़ हैं जो सबको मिलनी चाहिए वो मिले। इसलिए गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप उठाती है,
जैसे आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, पीडीएस हो गया। इससे क्या होता है, सस्ते में चीज़ें मिल जाती हैं खाने पीने की, जिससे गरीब आदमी जिसका राशन कार्ड वगैरह बना होता है वो भी जो भी हेल्दी खाना है वो हासिल कर सके कम पैसे के अंदर, या बहुत सी जगह फ्री में मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ टेबल है, टेबल वाला ऐसे क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसीलिए मैं इसको करा दे रहा हूँ। यहाँ कुछ वैल्यूज़ दी है आपको, यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हुए जो आपको करना है। जैसे देखो लिटरेसी रेट की बात कर रहा है ऑल एज ग्रुप। ठीक है, ऑल एज ग्रुप का कहाँ दिया हुआ है, यहाँ तो 10 से 14 साल वाला ग्रुप दिया है, ऑल एज वाला यही है। ठीक है, रूरल पॉपुलेशन, या देखो रूरल फीमेल और रूरल मेल, तो हम ये पहला वाला देखेंगे। तो लिटरेसी रेट कितना है, मेल का 76% है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर हमको पहले किसका दिया, मेल का, तो मेल का 76% हो जाएगा, और रूरल फीमेल का कितना होगा 54%, ये 54 हमने लिख दिया। बाकी देखो यहाँ पर सही से बताया नहीं गया है कि क्या यहाँ पूछना चाह रहा है। ठीक है, एग्जाम में अगर आएगा ऑप्शन दिया होगा तो वहाँ क्लियर हो जाएगा क्या पूछ रहा है। आगे चलते हैं। इट इज़ क्लियर दैट फ्रॉम द टेबल दैट -% ऑफ रूरल गर्ल नॉट अटेंडिंग स्कूल की बात हो रही है, तो अटेंड स्कूल की बात हमको यहाँ की गई है। कितने लोग अटेंड कर रहे हैं, तो 85% मेल अटेंड कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, तो 15% हो जाएगा। 82% फीमेल स्कूल अटेंड कर रही हैं, कितनी नहीं कर रही हैं, 18% हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपको लिख देना है। गर्ल की बात कर रहा है तो ये 18 हो गया, 18%, और बॉयज़ की बात कर रहा है जो स्कूल अटेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अटेंड करने वाला आपको यहाँ टेबल में दिया है, तो 100 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा कितना, ये 15 हो जाएगा। लिटरेसी अमंग चिल्ड्रन एज ग्रुप ऑफ 10 से 14, तो देखो लिटरेसी रेट की बात कर रहा है। अब यहाँ पर एज ग्रुप बात कर रहा है, 10 से 14 साल के बारे में बताओ आप कितनी है, तो मेल की 90% है, फीमेल की 87% है। पहले फीमेल का पूछा है तो 87 हम लिख देंगे, और मेल का पूछा है तो 90%। बस ऐसे ही आपको टेबल देख के वैल्यू लिख देनी है। द हाई लेवल ऑफ लिटरेसी अमंग एज ग्रुप की बात कर रहा है, तो कौन से एज ग्रुप का हमको दिया हुआ है, 10 से 14 दिया हुआ है। बस यही हो गया, टेबल खत्म। ऐसे जो भी आएगा आप इसको देख के कर ले जाओगे। यहाँ देखो एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सैम्पल पेपर में भी दिया हुआ है। BMI फुल फॉर्म क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स। कैसे निकालते हैं, एक तो जिसका भी नापना है उसका वेट ले लो केजी के अंदर, और हाइट ले लो मीटर्स के अंदर। अब आपको क्या करना है, जो वेट निकाला है केजी के अंदर उसको लिख लो, डिवाइड कर दो हाइट के स्क्वायर से जो आपने मीटर में निकाली है, जो वैल्यू आएगी वही आपका BMI है, यानी बॉडी मास इंडेक्स। अब ये कैलकुलेट किया जाता है कि आप मेल हो या फीमेल हो, फिर आपकी एज कितनी है, उसके हिसाब से वैल्यू देखी जाती है कि क्या आपका BMI नॉर्मल है या नहीं है। तो यहाँ आपको कोई वैल्यू नहीं रटनी है, क्वेश्चन आएगा तो इस फॉर्मूले से आ जाएगा। यह रेंज के बारे में बात कर लेगा, तो नॉर्मल रेंज आपकी बात करें, नॉर्मल रेंज से अगर कम है, BMI की एक नॉर्मल रेंज होगी कि भाई आपकी एज इतनी है तो इतना नॉर्मल है। आपके बुक में बिल्कुल लास्ट में कह रहा है कि पेज नंबर 90-91 पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो एक नॉर्मल रेंज है, उससे अगर कम होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, अंडर वेट, या हम कहेंगे उसे अंडर नरिश्ड। ये दोनों ही यूज करेंगे। अगर नॉर्मल रेंज से ज्यादा है BMI तो हम कहेंगे ओबेसिटी, यानी मोटापा हो गया भैया आपको, या आप कह सकते हैं ओवरवेट, यानी वजन ज्यादा हो गया है। ठीक है, नॉर्मल के अलावा दोनों ही कंडीशन में अगर BMI नॉर्मल से कम है या नॉर्मल से ज़्यादा है तो हम कहेंगे वो मैल नरिश्ड है, यानी जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो नहीं मिल रहा है, या तो कम मिल रहा है या तो ज़्यादा ही खा लिया है। अब यहाँ बात कर लेते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। यहाँ पर ह्यूमन के डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है, एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। कौन तैयार करता है इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ऐसे पूछ सकता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो कहोगे UNDP। इसके अंदर क्या चीजें होती हैं, रिपोर्ट कैसे तैयार होती है, जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड होता है उसमें मार्क्स होते हैं सब्जेक्ट वाइज। इस रिपोर्ट में क्या होता है, जैसे आपका एजुकेशनल लेवल, कितना पढ़ाई की है, हेल्थ स्टेटस और पर कैपिटा इनकम, ये 3 चीज याद रखना। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में क्या होता है, एक तो एजुकेशन, हेल्थ और इनकम, वो भी पर कैपिटा वाली, इसकी बात हो रही है। ये टेबल है, यहाँ पर ये वैल्यू वगैरह कुछ नहीं याद करनी है आपको। अगर क्वेश्चन आएगा तो ये टेबल बना होगा, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। डिफिनीशन आपको याद रखनी है, जैसे HDI क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये क्या होता है, यानी कोई बंदा पैदा हुआ तो एक अंदाजा लगाया जाता है कि वो कितना जिएगा, कितने साल तक जिएगा, वही लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ होती है। यानी जन्म के टाइम ये डिसाइड किया जाए कि वो कितना जिएगा। अब कैसे डिसाइड कर लोगे कितना जिएगा, कंट्री वाइज देखा जाता है, उस कंट्री के अंदर हेल्थ की फैसिलिटी कैसी है, खाने पीने की चीज़ें अच्छी होंगी तो सीधी सी बात है वो ज़्यादा जिएगा, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होगी, वहाँ पोल्यूशन वगैरह कम होगा, तो ये सारी चीज़ें माइंड में रख के ये डिसाइड किया जाता है कि हाँ यहाँ पर इस कंट्री के अंदर फैसिलिटी अच्छी है तो यहाँ के लोग ज़्यादा जिएंगे। बस ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है। पर कैपिटा इनकम की बात कर लें तो इसे डॉलर में मेज़र किया जाता है।
तो बेसिकली डेवलपमेंट की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि नागरिकों के साथ क्या हो रहा है। आपके देश में बहुत पैसा है लेकिन आम जनता तक वो फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो आपका कंट्री फिर डेवलप नहीं है। इसका मतलब पैसा सही जगह इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो डेवलपमेंट के लिए हम ये देखते हैं नागरिकों को क्या मिल रहा है, वहाँ के रहने वाले लोग किस फैसिलिटी के साथ जी रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यानी डेवलपमेंट इस तरह से हो कि हमारी लाइफ को नुकसान ना हो। और लाइफ को नुकसान किस तरह से हो सकता है, यानी डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ें आप कर रहे हो वो आपके इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है। फैक्ट्री आपने लगाई, सामान बनेगा, पोल्यूशन हो रहा है तो वो आपको नुकसान करेगा। आप गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हो अपनी आसानी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वो पोल्यूशन कर रही है, आपको नुकसान पहुंचा रही है। तो डेवलपमेंट ऐसा हो कि आपको नुकसान ना पहुंचे। दूसरी बात, इस तरह से डेवलपमेंट होना है कि जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो आप डेवलपमेंट के लिए, ऐसा ना हो कि वो ख़त्म हो जाए, उसको बचाना भी है और कुछ दूसरी चीज़ें भी आपको ढूंढनी है। जैसे आप गाड़ी में तेल डलाते हो, गाड़ी चल रही है, तो जो तेल है, ऑयल है, वो अनलिमिटेड नहीं है, एक दिन आएगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो एक तो आपको उसको बचाना है, सही से इस्तेमाल करना है, ये आ जाएगा सस्टेनेबिलिटी के अंदर। दूसरी बात, कुछ ऐसी चीज़ें भी ढूंढो कि इनकेस जब तेल ख़त्म हो जाएगा दुनिया से तो क्या करेंगे, बैलगाड़ी चलाएंगे क्या, वहाँ भी कुछ होना चाहिए। जैसे आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ अब आ रही हैं कि जो ऑयल है उससे डिपेंडेंसी ख़त्म हो सके। तो यही सारी सस्टेनेबिलिटी है कि हम ऐसी चीज़ों को ढूंढें जिससे हमारी लाइफ चलती रहे। ऐसा ना हो कि जो चीज़ें अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाए, यानी डेवलपमेंट जिस रेट से हो रहा है उस तरह से होता रहे, उसमें रुकावट ना आए। तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिया गया है आपको ग्राउंड वाटर का, यानी ज़मीन के अंदर जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है ना, उसके बारे में बात की जा रही है कि उसको किस तरह से ओवर यूज़ किया जा रहा है। तो देखो, ग्राउंड वाटर हमारा क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी हम पानी निकालते हैं फिर भर आता है। यानी बारिश वगैरह होती है, ज़मीन के अंदर पानी जाता है, फिर वहाँ भर जाता है, यानी वो रिप्लेनिश होता जाता है, यानी फिर से वो भरता जाता है। इसको हम रिप्लेनिश कहते हैं। लेकिन ग्राउंड वाटर का भी ओवर यूज़ हो जाता है। कैसे हो जाता है, जब इस्तेमाल आप ज़्यादा कर रहे हो और उतना वो रिप्लेनिश नहीं हो पा रहा है रेन के द्वारा। जैसे मान लो ग्राउंड वाटर की जो क्वांटिटी है वो 1000 लीटर है, ठीक है, इतना पानी ग्राउंड के अंदर है। अब क्या हो रहा है, आपको 100 लीटर की ज़रूरत है, आप 100 लीटर निकाल ले हो, लेकिन बारिश हो रही है तो 100 लीटर वापस इसमें चला जा रहा है, यानी बैलेंस है। जो वाटर का लेवल है 1000 वाला वो मेंटेन है। लेकिन अब कहानी बदल गई, आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, 100 लीटर के बजाय 200 लीटर इस्तेमाल कर रहे हो। उस केस में क्या होगा, यूज़ आप 200 कर रहे हो और वापस 100 जा रहा है। इसका मतलब जो मेन इसका रिजर्व है वो कम होने लगेगा, 1000 से 900 पहुंचेगा, फिर 800 पहुंचेगा और एक टाइम आएगा कि ग्राउंड वाटर पानी एकदम ख़त्म हो जाएगा। इसी को ओवर यूज़ कहते हैं कि जितना रिप्लेनिश हो रहा है उससे ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हो। ये तो एग्जाम्पल हमारा रिन्यूएबल का है, जो रिन्यू होता रहता है, वापस आता रहता है। अगर हम नॉन रिन्यूएबल की बात कर लें, यानी जो वापस नहीं आता, फिर से रिप्लेनिश नहीं होता, एक बार इस्तेमाल किया और वो ख़त्म। जैसे एक जगह से आपने कोयला निकाला, अब उसके बाद ऐसा नहीं है कि कुछ देर के बाद वापस वहाँ कोयला आ जाएगा, या आपने लोहा निकाला या और भी कोई मेटल आपने निकाला, तो ऐसा नहीं कि आपने निकाला और 4 दिन के बाद वहाँ फिर से आ गया। एक बार वहाँ से निकाल लिया तो अब वो नहीं आएगा वहाँ पर, यानी मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे, तब तक तो हानि खत्म हो जाएगी। तो वो हमारे नॉन रिन्यूएबल के अंदर आते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और इनका अमाउंट फिक्स है कि भाई इतना ही ये रिसोर्स हैं। और ये रिप्लेनिश भी नहीं होते कि चलो हम थोड़ा कम खर्च करेंगे और फिर से वापस आ जाएगा। जैसे कि पानी है, इसको तो हम कह सकते हैं कि ग्राउंड वाटर हम कम यूज़ करें ताकि वो मेंटेन रहे, लेकिन नॉन रिन्यूएबल वाला तो खर्च होता रह रहा है। कोयला जितना है दुनिया के अंदर वो यूज़ होगा, ख़त्म हो जाएगा, एक टाइम आएगा। तो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल जो है वो क्रूड ऑयल की बात की गई है। यहाँ पर टेबल में कुछ डाटा दिया है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ ये बताया गया है कि देखो किसके पास कितना है क्रूड ऑयल और कब तक चलेगा। मिडिल ईस्ट कंट्री की बात करें, जैसे अरब कंट्री वगैरह, इनके पास जो तेल है वो 70 साल तक चलेगा। अमेरिका की बात करें तो 10.5 साल। पूरी दुनिया का टोटल अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया इस्तेमाल करते करते वो 50 साल तक चल पाएगा। यानी एक टाइम आएगा कि क्रूड ऑयल हमारा जो कच्चा तेल है वो ख़त्म हो जाएगा। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया डिपेंड होता है इंपोर्टिंग ऑयल, यानी हमारे पास जितना तेल है वो काफ़ी नहीं है, हम बाहर से क्रूड ऑयल खरीदते हैं दूसरे कंट्रीज से। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है क्या क्रूड ऑयल ज़रूरी है डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए? तो बिल्कुल ज़रूरी है। क्रूड ऑयल से आपका पूरा ये पेट्रोल और डीजल वगैरह बनता है। ज़रा सोचो, अगर पेट्रोल या डीजल एक बार ही ख़त्म हो जाता है, नहीं मिल पाता है, तो क्या होगा? आपको साइकिल चलना पड़ेगा या घोड़ा और बैलगाड़ी से चलना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम तो होगी ही।
दूसरी बात कह रहा है कि इंडिया को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, तो इंडिया को क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर ऊपर सिचुएशन देखें, यानी एक टाइम आएगा खत्म हो जाएगा, इंडिया तो बाहर से खरीदता है, तो इंडिया का क्या होगा। तो भैया देखो, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये जो क्रूड ऑयल है उसका दाम बढ़ता जाएगा, जैसे पेट्रोल डीजल इसका दाम बढ़ रहा है क्योंकि स्टॉक कम हो रहा है। अब जिनके पास है वो लोग दाम बढ़ाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब जो कंट्री से हम खरीद रहे हैं वो कहेंगे भाई अब हमारे पास ज़्यादा बचा नहीं है, अब हम बेचेंगे नहीं, अपने इस्तेमाल के लिए रखेंगे, तो उस टाइम हमारे लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो ये चीज़ था इस चैप्टर में, जो भी इंपॉर्टेंट था, जो समझने वाली चीज़ें थी, कुछ याद करने वाली, वो सारी मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। वीडियो को मैं और थोड़ा शॉर्ट भी कर सकता था, लेकिन मेन इसमें समझने का है। अगर आपने समझ लिया अच्छे से, टाइम भले ही थोड़ा ज़्यादा लग जाए, तो आप एग्ज़ाम में कर ले जाओगे। अगर आपको फिर भी डिटेल में पढ़ना है तो मैंने लाइन बाय लाइन पूरी एनसीईआरटी बुक को पढ़ाया है। क्लास 10 इकोनॉमिक्स वाले प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट की इसी तरह से वीडियो है, क्लास 10 ज्योग्राफी, क्लास 10 सिविक्स, वो सारी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा। जैसे आपकी वीडियो प्ले हो रही, नीचे साइड में एक एरो बना होगा, उस पर क्लिक करोगे तो सारी लिस्ट खुल जाएगी। वहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे हैंड वाला सिंबल बना है, उसके आगे प्लेलिस्ट का नाम, फिर ब्लू कलर से लिंक, क्लिक करोगे तो सारी वीडियो आपको अरेंज ऑर्डर में वहाँ मिल जाएगी, तो वहाँ से देख सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।